फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 7 जून 2024 को रिलीज मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी गोलम, जिसे डायरेक्ट किया है समजाद ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हम संजीव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने घर आता है और कॉल पर अपने जूनियर से किसी केस के बारे में बात करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बीटेक नाम की कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो सुबह नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए रेडी होते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं। तभी हम वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मीरा को देते हैं जो किसी अरविंद राम के आदमी से बात कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी मीटिंग मैंने फिक्स करा दी है, तुम टाइम पे आ जाना। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है और मीरा को कुछ बिल दिखाता है और उसको बताता है बाहर की पाइप खराब हो गई थी और बदली गई है, जिसका बिल है। अब सुबह का टाइम होता है, अभी उनके बॉस नहीं आए होते हैं, तो सारे एम्प्लॉय एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तभी हम अरविंद राम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फ्रीलांसर है। आज उसकी वीटेक कंपनी के MD से एक मीटिंग है। तो अरविंद जब आता है तो मीरा उसको बैठने के लिए बोलती है अभी बॉस नहीं आए हैं, थोड़ा देर इंतजार करो। तभी मीरा देखती है कि उसके बॉस की कार पार्किंग में आकर रुकती है। वो सारे एम्प्लॉय को इशारा कर देती है। अब सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इस कंपनी के MD का नाम है जॉन। जॉन ऑफिस में आता है और मीरा को बुलाता है। तो जॉन मीरा से अरविंद के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो फ्रीलांसर डिजाइनर है जिसको मैंने प्रोजेक्ट हेल्प के लिए बुलाया है। और साथ ही जॉन उसके हेल्थ के बारे में पूछता है तो मीरा बोलती है कि अभी वो ठीक है। अब मीरा उस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय राजू से मिलती है और अरविंद को उससे इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि बॉस ने बोला है कि नए फूड कोर्ट का जो ऐप लॉन्च होने वाला है, अरविंद उसमें आपकी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं सिंधु नाम की एक औरत, सबके टेबल पर चाय और कॉफी उनकी पसंद के हिसाब से रखी जाती है और वहीं 3 लोग ऑफिस के बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं और गप्पे मारते हैं। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जॉन के कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है और वो उसको साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है और इधर सिंधु वैक्यूम क्लीनर से ऑफिस की सफाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं राजीव को गिब्सन का कॉल आता है। गिब्सन राजीव का दूसरा बॉस होता है। एक्चुअली इस कंपनी के 2 पार्टनर होते हैं, पहला जॉन और दूसरा गिब्सन। तो गिब्सन राजीव को बोलता है, वो जॉन को कॉल करने का ट्राई कर रहा है लेकिन जॉन उसका फोन नहीं पिक कर रहा है। तो राजीव अपनी सीट से उठता है और जॉन के केबिन में जाता है। तो देखता है जॉन अपने केबिन में नहीं होता। वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या सर बाहर गए हैं? तो एक लड़की बोलती है वो काफी समय पहले वॉशरूम में गए हैं। राजीव वॉशरूम के सामने जाता है, डोर को नॉक करके उसको बुलाता है लेकिन जॉन उधर से कोई जवाब नहीं देता। वो काफी देर इंतजार करता है लेकिन फिर भी जॉन का कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजा नॉक करता रहता है। फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि डुप्लीकेट चाबी से वॉशरूम को खोलने के लिए, क्योंकि वॉशरूम अंदर से लॉक होता है। वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं देखकर शॉक रह जाते हैं। जॉन वहाँ फर्श पे गिरा होता है और चारों तरफ खून फैला होता है। राजीव जॉन के पास जाता है और उसकी सांसें चेक करता है तो बताता है कि जॉन सांसें नहीं ले रहा है, इसका मतलब जॉन की डेथ हो गई। अब वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। तो हम देखते हैं संजीव नाम के उस पुलिस ऑफिसर को जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और साथ ही फॉरेंसिक टीम आ जाती है जो वॉशरूम से फिंगरप्रिंट्स और बाकी एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं। वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट संजीव से बताती है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि यह एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि जॉन के केबिन से हमें कुछ दवाएं मिली थी और उसे अस्थमा का शिकायत था। और कभी कभी इन केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को चक्कर आ जाता है, हो सकता है उसे चक्कर आया हो और वही बाथरूम में गिर गया हो और जिससे उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि हमें वहाँ कोई भी झड़प के निशान नहीं मिले हैं। और वो ये भी बताती है कि हमने कॉफी के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि उसे कोई पॉइजन दिया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हम सारे टेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे। वहीं हम देखते हैं संजीव पर्सनली हर चीजों की फोटोग्राफ ले रहा होता है। साथ ही वो एक लॉक एक्सपर्ट को बुलाता है जो बाथरूम का लॉक खोलता है और संजीव को बताता है कि लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब संजीव ऑफिस का CCTV फुटेज चेक करता है तो देखता है जॉन के कपड़े पर कॉफी गिर गई थी और जिसे वो साफ करने के लिए वॉशरूम जा रहा था। संजीव की बाकी टीम और फॉरेंसिक टीम को ये नॉर्मल केस लग रहा था, लेकिन संजीव को अंदर से कई फीलिंग आ रही थी कि यह एक मर्डर केस है। कुछ सवालों के जवाब उसे समझ नहीं आ रहे थे। पहला कि अगर कोई कॉफी का दाग साफ करने वॉशरूम में जाएगा तो वॉशरूम को लॉक क्यों करेगा, और दूसरी बात अगर उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अनलॉक करके बाहर भी आ सकता है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंदर के लॉक पे नाखून के निशान है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन खोल नहीं पा रहा हो सकता है वॉशरूम को बाहर से लॉक कर दिया गया हो जिससे जॉन बाहर ही ना आ पाए। और वही संजीव जब जॉन पर्सनल लाइफ के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि जॉन का कोई भी करीबी इंडिया में नहीं रहता। उसका एक भाई है जो US में सेटल है और जॉन ने 2 बार शादियां की लेकिन दोनों शादियां टूट गई। तो अब जॉन अकेला ही रहता है और उसे ये भी पता चलता है कि इस कंपनी में जॉन का एक और पार्टनर है जिसका नाम गिब्सन है। तो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला है। अब वो लोग ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मोबाइल फोन एक बॉक्स में कलेक्ट कर लेते हैं। अब संजीव वहाँ के लोगों से पूछताछ शुरू करता है। सबसे पहले वो राजीव से पूछता है कि तुम उस वॉशरूम में क्यों गए? तो बताता है कि मुझे गिब्सन सर का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि वो जॉन सर को ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉन सर
फोन नहीं पिक कर रहे हैं। जब मैं जॉन सर के केबिन में गया तो देखा उनका फोन वहीं पर था, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। तो मुझे ऑफिस के लोगों ने बताया कि वो वॉशरूम गए हैं। मैंने उनको कई बार बुलाया, उनका इंतजार किया, लेकिन ना तो उन्होंने जवाब दिया और ना बाहर आए। तो हम लोग डुप्लीकेट चाबी से वॉशरूम का दरवाजा खोले और तब हम देखे कि जॉन नीचे फर्श पे गिरे पड़े थे। मैंने उनकी सांसें चेक की तो देखा वो सांसें नहीं ले पा रहे थे। तो हमें लगा कि उनकी मौत हो चुकी है। फिर संजीव सारे लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आई? तो मीरा बोलती है कि उस समय सिंधु वैक्यूम क्लीनर से ऑफिस की सफाई कर रही थी और उसकी शोर की वजह से हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब संजीव ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय से बारी बारी से पूछताछ करता है, उनके हाथों को भी सूंघता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी ने ग्लव्स पहनकर कुछ ऐसा काम किया होगा तो ग्लव्स की स्मेल एटलीस्ट उसके हाथों पर होगी। लेकिन सारे एम्प्लॉय यही बताते हैं कि जॉन काफी अच्छा आदमी था, वो एम्प्लॉय की हेल्प भी करता था, लेकिन काम के मामले में वो काफी स्ट्रिक्ट था। और वही तलाशी के दौरान पुलिस वालों को नीना नाम की एक एम्प्लॉय के बैग से नींद की गोलियां मिलती हैं। तो संजीव नीना से पूछता है कि तुम नींद की गोलियां क्यों लेती हो? वो बोलती है मुझे नींद नहीं आती। तो संजीव पूछता है कि क्या तुमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था? वो बोलती है नहीं, मेरे पास किसी भी डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर है, मैंने वहीं से दवा खरीदी थी। तो तुरंत ही संजीव अपने कांस्टेबल को कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम पता करो उस एरिया में कितने मेडिकल स्टोर हैं। वहीं एक एम्प्लॉय संजीव को बताता है कुछ दिन पहले जॉन सर अब उसके ही एक टीममेट पर काफी गुस्सा हो गए थे और तब हमने देखा कि गुस्सा होने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसको देखकर हम सब डर गए थे। अभी पूछताछ चल रही होती है, तभी हम देखते हैं एक पुलिस वाले को अरविंद शक होता है और वो जब अरविंद का बैग चेक करने जाता है तो अरविंद वहाँ से भागने लगता है। अरविंद ऑफिस से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर पुलिस की टीम खड़ी होती है जहाँ अरविंद पकड़ा जाता है। जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि अरविंद के बैग में एक ड्रग्स का पैकेट होता है, लेकिन अरविंद बोलता है मेरा इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं आप लोगों को ये ड्रग्स के बारे में पता न चल जाए। तभी गिब्सन ऑफिस में आ जाता है तो संजीव उससे पूछता है कि जैसे जॉन की कोई वाइफ बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? तो बताता है कि जॉन का एक भाई है जो यूएस में रहता है, ये सारी प्रॉपर्टी उसी को जाएगी। अब संजीव पूछता है कि क्या जॉन का कोई दुश्मन था? तो गिब्सन बताता है कि सर हम बिजनेसमैन हैं, हर कॉम्पिटिटर हमें दुश्मन ही लगता है, तो इस तरह बताना मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं संजीव अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऑफिस के बाहर जाता है और सिगरेट पीता है। तभी संजीव की नजर एक कार के ऊपर जाती है जिस पर लॉलीपॉप की ड्राइंग बनी हुई थी। उस ड्राइंग को देखकर संजीव को कुछ याद आता है। कुछ दिन पहले वो डॉक्टर कुरियकोस से मिलने गया था, तो डॉक्टर के घर काम करने वाली बाई की बच्ची जो अभी काफी छोटी होती है वो एक लॉलीपॉप खाती है और उसी लॉलीपॉप की ड्राइंग उसने संजीव के कार पर बना दिया था। तभी संजीव को उस कांस्टेबल का कॉल आता है जिसको उसने मेडिकल स्टोर के बारे में पता करने को बताया था। वो बताता है कि सर वो मेडिकल स्टोर मिल गया है जहाँ से नीना ने नींद की गोलियां खरीदी थी, लेकिन स्टोर वाले ने मुझे बताया कि नीना के पास एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी और तभी उसने वो दवाइयाँ उसे दी थी। डॉक्टर का नाम है कुरियकोस। जब संजीव ऑफिस में जाता है और उस गाड़ी के ऑनर के बारे में पूछता है तो पता चलता है वो गाड़ी इसी ऑफिस में काम करने वाले रमेश नाम की एक आदमी की होती है। तो संजीव पूछता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी पे एक लॉलीपॉप की ड्राइंग देखी है, वो किसने बनाई? तो रमेश बोलता है हो सकता है उसके बेटे ने बनाई हो, वो काफी शरारती है। तो संजीव को लगता है कि रमेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो ड्राइंग बिल्कुल ही सेम थी जैसा कि संजीव की गाड़ी पर उस बच्ची ने बनाया था डॉक्टर के वहाँ। तो संजीव अरुण का फोन चेक करता है। जब उसके गूगल मैप की टाइमिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि अरुण डॉक्टर कुरियकोस से मिला था। तो संजीव डॉक्टर से मिलने उसके घर जाता है। तो संजीव डॉक्टर के घर की दीवार पर सेम लॉलीपॉप की ड्राइंग देता है। तभी डॉक्टर आ जाता है। तो संजीव डॉक्टर से पूछता है कि आपका वीटेक नाम की कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से क्या कोई कनेक्शन है? क्या आपका कोई पेशेंट उस कंपनी से बिलोंग करता है? तो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए जवाब देता है नहीं, मैं ऐसी किसी भी कंपनी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं जब पेशेंट का इलाज करता हूँ मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता। हो सकता है मेरा कोई पेशेंट उस कंपनी का एम्प्लॉय हो। तो संजीव बोलता है अगर वहाँ का एक एम्प्लॉय आपका पेशेंट होता तो मैं समझ सकता था, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉय आपके पेशेंट हैं। ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? और संजीव बताता है कि मैंने उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉय के फोन के गूगल मैप की टाइमिंग चेक की और मैंने पाया कि अक्सर वो लोग आपके हॉस्पिटल पे विजिट करते हैं। तो संजीव डॉक्टर को बोलता है कि मैं अभी आपसे सीधे तरीके से पूछ रहा हूँ कि आप वीटेक कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में क्या जानते हैं, नहीं तो मैं अपने तरीके से पूछूंगा तो आपको दिक्कत होगी। तो डॉक्टर बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले की बात है, उस कंपनी में मीरा नाम की एक औरत काम करती है। जब वो प्रेग्नेंट थी तो मेरी वाइफ रेचल से कंसल्ट ले रही थी और एक दिन मीरा अपने हस्बैंड के साथ आई। मीरा काफी दर्द में थी। जब मेरी वाइफ ने चेक किया तो उससे पता चला कि मीरा का बच्चा तो पेट में ही मर गया था, लेकिन रेचल काफी सरप्राइज थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने मीरा के सारे टेस्ट किए थे, बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। सडनली उसकी मौत रेचल के लिए भी
भी अजीब थी। तो मेरी वाइफ के कहने पर मैंने मीरा का ट्रीटमेंट किया। वो बोलता है मैंने उसका ब्लड टेस्ट अपने लैब में किया और जब रिजल्ट आया तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि मीरा के ब्लड में एक विदेशी ड्रग पाया गया जो कि यहाँ नहीं मिलता। और कुछ दिन बाद उसी कंपनी के 2 और एम्प्लॉय मेरे वहाँ आए। उनको कुछ हेल्थ इशू थे। जब बातों बातों में मुझे पता चला कि वो दोनों भी उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो मैंने उनका भी ब्लड टेस्ट किया और उनके ब्लड में भी सेम ड्रग्स पाया गया। ये बात और भी चौंकाने वाली थी, लेकिन इन सब का कनेक्शन उसी कंपनी से था। जब मैं उन लोगों से मीरा के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया मीरा ड्रग्स तो छोड़ो, कभी बियर भी नहीं पीती। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि जब मीरा प्रेग्नेंट थी तो कोई ड्रग्स कैसे ले सकती है। तो डॉक्टर बोलता है कि उनकी ये बातें सुनकर मुझे उस कंपनी पर डाउट हुआ। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ कुछ हेल्थ इशू है क्या। काफी सोचने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, हर किसी को कोई न कोई प्रॉब्लम है। पहले मेरा कलीग चश्मे नहीं लगाता था, लेकिन अब उसे चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उसकी नजर काफी कमजोर हो गई है। वहीं मेरा एक दूसरा कलीग अरुण, उसके हेयर फॉल की समस्या है। तो डॉक्टर बताता है कि फिर मैंने उनसे बोला कि तुम अपने ऑफिस के सारे लोगों को एक बार लेकर मेरे हॉस्पिटल आओ। तो डॉक्टर बताता है फिर मैंने उन सारे एम्प्लॉय के ब्लड टेस्ट किए और उन सब में वही ड्रग्स पाया गया। तो मैंने उन लोगों से बोला कि तुम्हारे ऑफिस में खाने पीने की जो भी चीजें कॉमन इस्तेमाल की जाती हैं, मुझे वो सब चाहिए। तो वो लोग अपने ऑफिस का पानी, बिस्किट, चिप्स और कॉफी का सैंपल लाकर मुझे दिए। वो डॉक्टर बताता है कि जब मैंने पता किया तो पता चला कि जॉन की एक और कंपनी है बी फार्मा के नाम से, जो कि जॉन के छोटे भाई के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर वो बताता है कि मैंने वहाँ के एम्प्लॉय से बोला कि किसी भी तरह जॉन के लैपटॉप का डाटा चोरी करके लाओ। तो वो लोग जॉन के लैपटॉप से डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करके मेरे पास लाए और जब हमने वो डाटा चेक किया तो उसमें एक फोल्डर में मुझे ऑफिस के अटेंडेंस पंचिंग मशीन का ब्लूप्रिंट मिला। वही डॉक्टर बोलता है कि जब हमने और पता किया तो हमें एक वायरस के बारे में पता चला जिसका नाम है HMV। वो बताता है कि पहले वहाँ के एम्प्लॉय के खून में वो वायरस इंजेक्ट किया गया और बाद में पानी और चिप्स अदर माध्यम से वो एंटीडोज उनको दिया गया। और ये जो पंचिंग मशीन है वो अलग तरह से डिजाइन की गई है। जैसे भी कोई एम्प्लॉय अपना थंब उस पे रखता है तो उसके टिश्यू उसमें चिपक जाते हैं और उन टिश्यू के माध्यम से ये लोग वहाँ के एम्प्लॉयों की हेल्थ कंडीशन मॉनिटर कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं। वो अपनी बी फार्मा कंपनी की मीटिंग में होता है, जहाँ वो बताता है अफ्रीका महाद्वीप के कुछ कंट्री में फार्मा कंपनियों ने टेस्ट किया। पहले वहाँ के लोगों को चैरिटी के नाम पे खाने पीने की चीजें दी जिनमें वायरस मिला हुआ था और बाद में उनके हेल्थ चेकअप के नाम पे उनकी कंडीशन को मॉनिटर करना शुरू किया और बहुत जल्द ही उन्होंने अपनी दवाएं मार्केट में लॉन्च कर दी। हमें भी यही करना होगा। हमारे ऑफिस में हर एज ग्रुप के लड़के लड़कियां काम करते हैं, हम उन पर ये टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, उस पर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जॉन अपने वहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर वो टेस्ट कर रहा था। वही डॉक्टर बताता है कि जब दोबारा मैंने फिर से ऑफिस के सारे पानी, स्नैक्स और कॉफी का लैब टेस्ट किया तो दोबारा मुझे वहाँ कोई भी ऐसे वायरस और एंटीडोज नहीं मिले। इसका मतलब वो लोग अपना टेस्ट कर चुके थे और धीरे धीरे सारे सबूत वहाँ से मिटा चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ की एम्प्लॉय को समझाया कि हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और जॉन के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब इंस्पेक्टर श्योर था कि उन लोगों ने मिलकर ही जॉन का मर्डर किया, लेकिन कैसे, अभी भी उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो डॉक्टर बताता है कि उन लोगों ने कभी भी मेरे साथ जॉन के मर्डर का प्लान शेयर नहीं किया था। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं जॉन अपने फार्मा कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में मीटिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि पहले हम लोगों के बीच वो वायरस फैलाएंगे और फिर बाद में उसी का एंटीडोट बेचकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन जाएंगे। अब संजीव दोबारा वीटेक कंपनी जाता है और वहाँ के सारे एम्प्लॉय को उनको घर जाने के लिए बोलता है। तभी संजीव को फॉरेंसिक टीम से कॉल आता है। वो बताती है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कहीं से भी ये मर्डर केस नहीं लग रहा है। यह एक एक्सीडेंट ही है कि जॉन वहाँ गिरा और उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और वो मारा गया। लेकिन संजीव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जॉन की मौत एक्सीडेंटल डेथ है। अब हम देखते हैं संजीव उस ऑफिस के सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है और सारे एम्प्लॉय के आने का फिक्स टाइम नोट करता है कि कौन कब ऑफिस में आया और कौन कब ऑफिस से बाहर गया। अब सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय एक साथ मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें जॉन से बदला लेना ही है और इसके लिए जॉन को मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जॉन ने उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया वो बहुत ही गलत हुआ। वो आपस में प्लान बनाते हैं कि हमारे ऑफिस के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सिलेंडर लगे हुए हैं जो कि आग बुझाने के काम आते हैं, लेकिन हम जॉन का जो वॉशरूम है उसमें जो एयर फिल्टर का पाइप लगा हुआ है, हम उस पाइप पे बैलून लगाकर गार्डन की पाइप को कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर से जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो चाय कॉफी देने वाली औरत होती है उसको बोलते हैं कि जॉन की केबिन में जो कॉफी मशीन है उसका नॉब बंद कर देना। नॉब बंद होगा, जैसे ही जॉन कॉफी बनाएगा कॉफी की छींटे उसके कपड़ों पर आएंगे और जॉन जब कपड़े साफ करने वॉशरूम में जाएगा उसी समय हम बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस वॉशरूम में भेजेंगे और बाहर से डोर हम दूसरी चाबी से लॉक कर देंगे ताकि जॉन बाहर ना आ सके। और जॉन को सांस लेने की बीमारी है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से उसकी
मौत हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी पोस्टमार्टम में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा, तो देखने में एक नेचुरल डेथ लगेगी। और वो लोग वही करते हैं। जॉन आता है, अपने केबिन में कॉफी बनाने जाता है और कॉफी के छींटे उसके कपड़ों पर आते हैं। वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है, वो 3 लोग जो सुबह चाय पीने बाहर गए थे, उनमें से एक आदमी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर उस पाइप से जोड़ देता है। उस वॉशरूम में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आने से जॉन की मौत हो जाती है। और जॉन के मरने के बाद बाहर से वो सारी पाइप हटा दी जाती है और सारी चीजें पहले जैसी कर दी जाती है। और दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर संजीव को देखते हैं, जो अपने घर पर बैठकर इन सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वो ये जानता तो था कि जॉन का मर्डर हुआ है और ये मर्डर भी उसके वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय ने ही किया है, लेकिन कैसे अभी भी वो नहीं जानता था। फिर संजीव डिसाइड करता है कि वो इस केस में ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि जो मारा गया वो भी एक राक्षस ही था, जिसने अपने वहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अगर वो मारा गया तो अच्छा ही हुआ। वो अपने बॉस को रिपोर्ट फाइल करता है कि जॉन की मौत एक्सीडेंटल डेथ थी। और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर का कॉल संजीव को आता है। वो बताता है कि जो भी एविडेंस उसके पास थे वो सारे कुछ उसने मेल कर दिए हैं। और ये भी बताता है कि गिब्सन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गिब्सन ऑलरेडी वो बायोकेमिकल साइंटिस्ट है। और संजीव डॉक्टर से बी फार्मा कंपनी के लेबोरेटरी का एड्रेस लेता है, जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। इंस्पेक्टर वहाँ जाता है और बहुत सारे फोटो क्लिक करता है। संजीव अपना एक ड्रोन भेजकर और भी तस्वीरें कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं ड्रोन जैसे ही आगे बढ़ता है, संजीव ड्रोन के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। तभी वो देखता है एक ट्रक उस लेबोरेटरी के अंदर जा रहा था। उस ट्रक के अंदर बैठ जाता है और लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।